चलो शुरू करते हैं। तो ऐसा ही मॉडल हमने स्टार्ट किया था और इसकी दो लेयर्स फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर हमने कवर कर ली थी। आज बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर की। देखो कल जो बताया था मैंने आपको कि भाई जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या काम करती है। विद इन नेटवर्क अगर आपने कोई मैसेज डिलीवर करना है सेंडर टू रिसीवर, तो वो डाटा लिंक लेयर के थ्रू होता है। लेकिन सपोज करो आपने किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करना है। ये तो सपोज करो नेटवर्क 1 है और दूसरा नेटवर्क हो सकता है आपका ये, इसमें मल्टीपल डिवाइसेज हैं। इस यहाँ से किसी डिवाइस से मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है इस डिवाइस पे, सपोज करो ये जो डिवाइस है, तो होगा क्या, जो मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं आपके, वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जो मैंने पहले बताया था आपको। और इस राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होगी जिसमें वो अपने से जो कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। और जब आपने किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। ठीक है। और जो आपने विद इन सेम नेटवर्क अगर कोई डाटा ट्रांसमिट करना है तो उस केस में आपका यूज होता है मैक एड्रेस। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको आईपी एड्रेस कर भी दिखाया था, आपने क्या करना है, जो भी आपका नेटवर्क है उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। तो ये देखो यहाँ पर ये आपका आईपी, यहाँ पर ये आपका आईपी एड्रेस है। जो आईपी एड्रेस होता है आपका वो ये 32 बिट का होता है। इस टाइप के नेट वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आईपी एड्रेस कितने बिट का है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। ठीक है। ये IPv4 है। जो शुरू में आपके जो सिस्टम वगैरह होते थे उस टाइम क्या था, कम आपके पास कम डिवाइसेस होते थे। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कम डिवाइसेस थे, तो 32 बिट से अपना काम चल जाता था। 32 बिट का मतलब क्या है, इसमें 2⁻32 टोटल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो आप इंटरनेट के साथ। क्योंकि देखो 32 बिट है, इसका मतलब क्या है, इस टाइप से बिट लगा दो आप अपनी 32 बिट। ठीक है। और हर एक बिट या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना। या तो हर एक पोजीशन पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इस टाइप से कितने केस होंगे, 32, क्योंकि 32 बिट आपकी। और हर एक बिट पे दो केस बनते हैं, या तो 0 या 1। अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो टोटल है आपके 32 और हर एक पे है 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितना, लास्ट में 2। ये टोटल कितनी बार होगा मल्टीप्लाई, 32 टाइम्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ
आपके सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो IPv4 के अंदर, वो 2^32 है, वैसे निकल रहा है। जैसे आपने अगर डिजिटल में पढ़ा भी होगा, अगर आपके पास 2 बिट है, मतलब ए और बी है, इन दोनों में दोनों की वैल्यू 0 1 कुछ भी हो सकती है, ए की भी और बी की भी, तो केसेस क्या बनेंगे, दोनों 0 0 होते हैं, 0 1 1 0 1 1, टोटल केस कितने बने, 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए है, ये 0 1 कुछ भी हो सकता है, बी है, ये 0 1 कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखो, ए की बात करो तो ए में 2 केस है 0 1, बी में कितने केस है, 2 0 1, आपके पास 2 ही है, ए और बी, तो 2^2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये किसका हो गया 4, आपके 4 ही केस बने हैं। सेम यही तरीका है यहाँ पर भी, टोटल 2^32 आपके सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है IPv4 में। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, हर आदमी के पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, और सभी अपने इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, मतलब तो जो ये नंबर है 2^32, ये सफिशियंट नहीं है सभी को कवर करने के लिए। तो अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है नंबरिंग सिस्टम की, वो है IPv6। अभी लेकिन IPv4 ही यूज हो रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में IPv6 ही यूज होगा। तो IPv6 है, इसमें 128 बिट होती है। 128 बिट का मतलब क्या है कि आप 2^128 इतने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। कंपैरिजन कर लो अभी इसका कितने ज्यादा है ना। और इसमें देखो, ये टोटल आपके 8 है, सेमीकोलन को सेपरेट करते हुए देखो, टोटल 8 सेक्शन बन रहे हैं। 8 सेक्शन में आपने 128 बिट कवर करी है, तो हर एक सेक्शन है जो, वो कितने बिट का होगा, 16 का। और जो IPv4 है, इसमें जो हर एक सेक्शन है वो 8 बिट का होता है आपका। देखो 8 ये 8 ये 8 ये और 8 ये, टोटल 4 सेक्शन हो गए, 8 × 4 32 बिट, ठीक है। जो IP एड्रेस होता है उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और जो मैक एड्रेस होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, राउटिंग, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई अगर आपने किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करना है तो राउटर के थ्रू होगा, और जो राउटर काम करता है उसको हम राउटिंग कह देते हैं, ठीक है। ये थी आपकी नेटवर्क लेयर। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ये काम करती है प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब क्या है, सपोज करो आपने कोई मेल करना है, सपोज ये आपका सिस्टम है और आपने यहाँ से जीमेल के थ्रू कोई मेल सेंड करना है किसी दूसरे पर्सन के पास, ठीक है। अब आपके सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती है, जीमेल आप यूज कर सकते हो, याहू मेल यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर रहे होंगे, व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेकिन आपका जो जीमेल का मेल है, या जो आपने जो भी मेल एड्रेस पे भेजा है, सपोज करो ABC डॉट मतलब @yahoo.com, तो आपने इस मेरे जो भी जीमेल अकाउंट है उससे मैंने एक मेल भेजा ABC @yahoo.com पे।
अब ए भी किसी बंदे ने अपना जो मेल अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे वो बंदा बैठा अपना। अब जो ये मेल आएगा ये याहू में ही ओपन होगा। ये नहीं है कि भाई ये मेल उसने किया ये आपके जीमेल में रिसीव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ये भी नहीं होगा कि भाई ये मेल आया और आपके व्हाट्सएप में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। या ये आपके फेसबुक में आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। आपने व्हाट्सएप किया किसी को तो वो सामने वाले बंदे के व्हाट्सएप में ही सेंड होगा, मतलब रिसीव होगा। वो उसकी जीमेल में नहीं जाएगा, वो उसके फेसबुक में नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। देखो जीमेल ये व्हाट्सएप हर एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करो, एप्लीकेशन है ये, तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग ये बेसिकली क्या है, ये पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो सभी का कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा, हर एक का। और ये होता है आपका 16 बिट का। जो जनरल चीजें बता रहा हूँ कि मैक कितने बिट का है, आईपी एड्रेस IPv4 कितने बिट का है, या आपका IPv6 कितने बिट का होता है, सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग है जो पोर्ट नंबर ये कितने बिट का होता है, ये नेट नेट वगैरह में आ जाते हैं जनरली। अब होता क्या है जब आपने कोई मैसेज भेजा किसी को, एक तो आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर, ये दोनों कंबाइन होकर सेंड होते हैं। इसको बोलते हैं हम सॉकेट। आईपी प्लस पोर्ट नंबर इनको बोलते हैं हम, दोनों को जब मिल जाते हैं दोनों उसको सॉकेट बोल देते हैं। अब आईपी है जो आपका आईपी एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का। पोर्ट नंबर कितने बिट का है, 16 बिट का। तो सॉकेट आपका कितने बिट का हुआ, 48 बिट का। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो इसका आपको इजीली कैलकुलेटर्स पे याद करने की नहीं है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इसमें बेसिकली एप्लीकेशन आपका पोर्ट नंबर होगा और आप पोर्ट की हेल्प से ही उस आपका जो मैसेज है वो सामने वाले के जो सेम एप्लीकेशन होगी उसमें जाता है। तो अगर पोर्ट नंबर आपने मेंशन नहीं किया, वो ये आप खुद मेंशन नहीं करते, बेसिकली ये नेटवर्क अपने आप कर लेता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस नेटवर्क मिलकर दोनों काम कर लेते हैं। तो लेकिन अगर आपका जो मैसेज है उसमें सिर्फ आईपी एड्रेस के साथ गया तो वो सामने वाले के सिस्टम पे डिलीवर हो जाएगा। लेकिन डिलीवर कहाँ पे करना है हमने, ये तो चीज देखनी है। तो उसके लिए होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि कोई XYZ बंदा सेक्टर 8 में मिलेगा। अब सेक्टर 8 में तो 2 सर्वर है, अब किस घर पे जाना उस बंदे ने तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। वो बेसिकली आप ये समझो पोर्ट नंबर आपका, ये एड्रेस कर लो, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। देखो जो मैसेज आपके वो चंक्स की फॉर्म में जाते हैं, मतलब टुकड़ों की फॉर्म में, जो कल बताया था मैंने। अब सेंडर से ये सब अलग अलग हो जाएंगे दोनों। अब रिसीवर पे गए, अब रिसीवर पे क्या करना, मैसेज पूरा अपना कंबाइन करना है। वो आधा दे मैसेज का क्या करेगा, है ना।
तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पैकेट आएंगे उनको असेंबली करना पड़ेगा। अब अलग अलग मान लेते हैं, ये पहला पैकेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब इसके पास सबसे पहले आया 1, फिर आया 3, फिर 2। अगर ये 1 3 2 की फॉर्म में अगर उसको कंबाइन कर देगा तो आपका जो मैसेज है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो असेंबली होती है, ये इनकी नंबरिंग होती है हर एक पैकेट की, कि भाई ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। तो वो ऑर्डर में ही कंबाइन होंगे। सपोज करो वो एक, एक्चुअली क्या है, वो थोड़ी देर के लिए वेट करेगा इसमें। सपोज यहाँ से सेंटर से ये पैकेट आए 1 2 3। अब हो सकता है कोई पैकेट डिले हो जाए नेटवर्क में, सभी अपना अपना इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, वो एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा कि भाई जो जो पैकेट आने हैं आ जाओ। अगर कोई पैकेट बीच में उस टाइम में नहीं आता तो वो समझ लेगा कि भाई वो पैकेट या तो करप्ट हो गया रास्ते में, या फिर नेटवर्क में कंजेशन ज़्यादा है इस वजह से वो डिले हो गया। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करेगा। अगर कोई नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं रास्ते में फंसा है, या करप्ट हुआ है, या नेटवर्क की वजह से डिले हुआ। तो वो समझ लेगा कि भाई आपका जो मैसेज है ये कंप्लीट नहीं है। ये आगे कंप्लीट स्टडी करेंगे हम इसको। तो अभी बस हाई लेवल समझो। उसके बाद है कि कनेक्शन कंट्रोल। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं मेनली, एक टीसीपी, एक यूडीपी। ये होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो टीसीपी होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। और यूडीपी होता है कनेक्शन लेस। जब कनेक्शन लेस है तो कोई भी पैकेट किसी भी रास्ते से जा सकता है ना। और जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कनेक्शन मतलब ड्रॉ कर दिया, और वो पैकेट है जो भी सेंडर ने ट्रांसमिट किया है वो उसी पाथ के थ्रू जाएगा, ठीक है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनको दोनों को, टीसीपी यूडीपी को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट नेट यूनिवर्सिटी एग्जाम हर जगह टीसीपी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन गेट नेट में तो मिल जाता है इसमें। फिर आता है फ्लो कंट्रोल। देखो आपने ट्रांसमिट किया है तो जो रिसीवर है वो दोनों सेम स्पीड से डाटा रिसीव करें, वो फ्लो कंट्रोल हो गया। एरर कंट्रोल मतलब आपने कोई ट्रांसमिट किया रास्ते में उसमें कुछ करप्ट हो गया या डिले हो गया, वो एरर कंट्रोल हो गया बेसिकली आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, या सारे बंद करके चले गए। देखो मैंने आपसे ने पूछा कि ये सेगमेंटेशन में थोड़ा इशू है। देखो जो भी आपका मैसेज है, सपोज ये आपका मैसेज है, सेगमेंटेशन में क्या हुआ,
इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग सेगमेंट्स में। पूरे मैसेज को, ये मैसेज आपका अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। सपोज ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हर एक सेगमेंट का कोई ना कोई नंबर होता है, उसको हम सीक्वेंस नंबर बोल देते हैं। अब जब इसको हम ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर है, रिसीवर के पास हो सकता है सेगमेंट 1 पहले पहुंच जाए, सेगमेंट 3 आए, फिर 2 आए, तो ये क्या करेगा, इनको रीअसेंबली करेगा, करेक्ट ऑर्डर में लगाएगा सबको। सबसे पहले 1 को लगाएगा, फिर 2 को लगाएगा, फिर 3 को लगाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। रीअसेंबली मतलब दोबारा असेंबल करना किसी चीज को। पहले तो आपने उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और आपने बाद में उसको दोबारा कंबाइन करा, दोबारा असेंबल करा, तो उसको हम बोलते हैं रीअसेंबली। तो ये था सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये सीक्वेंस नंबर क्या है क्या नहीं है, ये डिटेल में आगे हम टीसीपी में देखेंगे। अभी बस जो हाई लेवल में मतलब जो चीजें हैं कि क्या से क्या चीजें हैं, बस वो चीज देखो। डिटेल स्टडी आगे है, टीसीपी 2 दिन का लेक्चर है, 2-3 दिन का, तो आगे देखेंगे। किसी और को डाउट? देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन होता क्या बेसिकली, ये समझो भाई। देखो, जब मैं बोलता हूँ कि चलो भाई एक सेशन लेते हैं सी लैंग्वेज का, एक सेशन लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो बेसिकली क्या है इसमें, हम एक सेशन में मतलब एक इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। सेशन बेसिकली वही है, क्लास ले रहे हैं, एक सेशन ही तो है ना। तो सेशन लेयर क्या काम करती है, इट एस्टैब्लिश, पहले तो एस्टैब्लिश करेगी, फिर उसको मेंटेन करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी द इंटरेक्शन अमंग कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। जो भी कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स आपके, जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम, मेंटेन करने का काम, और सिंक्रोनाइज करने का काम। सिंक्रोनाइज मतलब दोनों सेम उसमें हो, प्लेटफॉर्म पे हो, सिंक्रोनाइज कर दिए दोनों, एक दूसरे तालमेल बिठा दिया, सिंक्रोनाइजेशन वो, ठीक है ना। तो ये इसका काम है बेसिकली। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल बेसिकली यही है कि स्टैब्लिश करना और मेंटेन करना कनेक्शन, कि जिन जिन डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्शन मतलब डाटा ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो वो आपस में जो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। और वो कनेक्शन कैसा होता है आपका, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स हो सकता है, सिंप्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। वो किसी टाइप का कनेक्शन होता है, वो आपका जो सिनेरियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या है, सपोज करो सेंटर है वो, जैसे मुझे एग्जाम्पल लेना होगा, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसमें कुछ पेजेस हैं, वो सेंड करने हैं रिसीवर को, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई 2000 पेज करने हैं ट्रांसलेट। अब जब साइज बड़ा होता है किसी चीज का, तो हम क्या करते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो सपोज करो सेंटर क्या करता है, जो रिसीवर की कैपेसिटी है, रिसीवर मान लेते हैं एट ए टाइम 100 पेज रिसीव कर सकता है,
तो सेंडर क्या करेगा, 100 पेज सेंड कर देगा रिसीवर को। अब बच गए सेंटर के पास कितने, 1900 पेज। फिर अगले 100 पेज ट्रांसमिट कर देगा। सेंटर क्या करता है, जैसे ही 100 पेज ट्रांसमिट करते हैं ना, वो एक चेक पॉइंट लगा देता है। चेक पॉइंट का काम क्या होता है, इन केस कोई फेलियर आता है, सपोज करो पहले जो 100 पेज थे उसे ट्रांसमिट करा, फिर एक चेक पॉइंट लगा दिया, फिर 100 पेज ट्रांसमिट करें, जैसे ही रिसीवर के पास रिसीव हुए ये यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा देगा, फिर अगले 100 पेज ट्रांसमिट करेगा। सपोज करो फेलियर आ गया, ये पेज थे, औसता बीच में से 100 में से औसता भी 98 पेज सेंड, मतलब सेंड हो जाए आपके रिसीवर के पास, और 2 पेज बीच में करप्ट हो जाए, करप्ट हो गए या फिर नेटवर्क डिले की वजह से डिलीवर ना हो पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे पूरे तो नहीं आए, कहीं ना कहीं इशू आया है। ठीक है, तो वहां चेक पॉइंट क्या काम करेगा कि भाई आपके पहले 200 पेज थे, तो वो तो आपके करेक्टली डिलीवर हो चुके हैं रिसीवर के पास, अगले 100 में इशू आ रहा है, तो अगली बार वो शुरू के 200 पेज को सेंड ना करके सिर्फ इसको दोबारा रीसेंड करेगा, है ना। अगर चेक पॉइंट ना लगा होता, सपोज पहले 100 पेज भेजे, रिसीव हो गए, ठीक रिसीव हो गए, फिर अगले 100 पेज भेजे, वो भी रिसीव हो गए, ठीक है, लेकिन आपने कहीं चेक पॉइंट तो लगा नहीं रखा। अब अगला 100 पेज आए, इसमें फेलियर आ गया, अब इसको तो अलग अलग तो दोबारा उससे भेजना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अगर वो 200 पेज को या सेंड करता है, मतलब 2000 पेज को सेंड करता है, बीच में कहीं भी फेलियर आ गया, पहले 100 पेज में आया, अगले 100 पेज में आया, अगले उससे अगले 100 पेज में आया, कहीं भी फेलियर आया, उसको 2000 के 2000 दोबारा रीसेंड करने पड़ेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक था। तो इसका सॉल्यूशन करा भाई कि सिंक्रोनाइज करते हैं हम चेक पॉइंट लगा के, क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद एक चेक पॉइंट लगा दो। जैसे आपने कहीं वीडियो गेम वगैरह खेला होगा, वीडियो गेम में होता क्या है कि आपकी कुछ स्टेजेस होती है, उसमें एक स्टेज क्लियर कर दोगे तो आपका जो, अगर आप उसके बाद गेम ओवर होता है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते, जो आपकी एक स्टेज क्लियर हो गई उससे आगे स्टार्ट करोगे, बेसिक गेम ओवर हो जाए। कई गेम्स में होता है, कई में नहीं होता। तो उसका पर्पज क्या है कि भाई एक तो बंदा मुश्किल से 4-5 स्टेज क्लियर करके पहुंचा 2 घंटे लगा के, अब वहां पे उसका गेम ओवर हो गया, तो दोबारा से स्टार्ट करेगा, फिर वो 4 स्टेज क्लियर करके फिर उसका गेम ओवर हो जाना है, इतनी दूर तक, तो जो जितनी भी लाइफ होती है उसकी। तो सॉल्यूशन क्या है, आप हर एक स्टेज के बाद एक चेक पॉइंट लगा दो, उसको सेव करते चलो उसकी स्टेज को। अब कोई फेलियर आता है तो उसका वहीं से स्टार्ट करो दोबारा। समझ रहे हो? यस नो? उसके बाद प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, ये कल देखेंगे, तो टाइम कम बचा, 3 मिनट बची हुई है बस। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कराऊंगा। आई थिंक डाउट नहीं किसी को। चलो फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ।